फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल MCQ सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय न्यास अधिनियम का कुछ प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि कभी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अगर आपको सफल होना है तो जितना ज़्यादा अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांसेस उतने आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप उसी पैटर्न के कुछ प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करते हैं तब तक आपको जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप क्वेश्चन का मॉडल नहीं देखे रहते हैं। तो दोस्तों, थ्योरी तो पढ़िए ही साथ आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सफलता के ये मात्र ही ये सूत्र हैं कि आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है आपके। तो इसमें दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का प्रवर्तन हुआ। तो दोस्तों, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का जो प्रवर्तन हुआ वह 1 मार्च 1882 को। आपको ये भी बता दें कि इस जो पारित हुआ ये दोस्तों, ये 13 जनवरी 1882 को यह पारित किया गया। और प्रवर्तन में कब आया दोस्तों? ये प्रवर्तन में आया 1 मार्च 1882 को। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका जो संबंध है आपका वो है प्राइवेट न्यास से, यानी यह जो पब्लिक न्यास है यानी सार्वजनिक न्यास पर यह लागू नहीं होता है। आपका ये विकल्प यहाँ पर सही है। यह पूरा न्यास अधिनियम जो है ये प्राइवेट न्यासों और न्यासियों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए यह बनाया गया है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय न्यास अधिनियम किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक न्यास से, प्राइवेट न्यास से या दोनों से। तो यहाँ पर देखिए, आपको यह ध्यान रखना है कि आपका प्राइवेट न्यास से ही यह सिर्फ संबंधित है, जो आपका भारतीय न्यास अधिनियम 1882 है। आगे है निष्पादित न्यास। तो निष्पादित न्यास से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपको ये देखना है कि निष्पादित न्यास का क्या अर्थ आखिर होता है। तो इसमें विकल्प पहला दिया है कि न्यास सृष्ट करने वाली लिखत के द्वारा पूर्णतया तथा अंतिम रूप से घोषित। दूसरा है, न्यास सृष्ट करने वाली लिखत के द्वारा पूर्णतया तथा अंतिम रूप से घोषित नहीं। तीसरा है, न्यास लिखत को बाद में निष्पादित करने के लिए एक करार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वह है आपका ए, न्यास सृष्ट करने वाली लिखत के द्वारा पूर्णतया तथा अंतिम रूप से घोषित। इसी को हम कहते हैं निष्पादित न्यास, इसको हम कहते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है, निजी या प्राइवेट न्यास सृजित किया जाता है। तो निजी या प्राइवेट जो न्यास है कैसे सृजित किया जाता है? पहला विकल्प है, किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए, यानी कि क्यों सृजित किया जाता है? निश्चित व्यक्तियों के वर्ग के लाभ के लिए। और अगला जो है विकल्प आपका उपरोक्त दोनों। तो इसमें जो है आपका दोस्तों चौथा जो प्रश्न है ये है आपका दोनों विकल्प इसमें सही है, यानी कि निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए भी और जो है आपका निश्चित किसी विशेष व्यक्ति के लाभ के लिए और निश्चित व्यक्तियों के वर्ग के लाभ के लिए। यानी कि कोई एक व्यक्ति अकेले भी हो सकता है, या समूह में कोई वर्ग भी हो सकता है, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई बड़ा समूह हो सकता है, कोई बड़ा वर्ग हो सकता है। उनके लाभ के लिए जो होता है निजी या प्राइवेट जो न्यास है उसका सृजन किया जाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर जो है विकल्प आपका सी सही है। जनता के अधिकांश वर्ग के लाभ के लिए सृजित न्यास को कहा जाता है। यानी कि अगर जनता के अधिकांश वर्ग, यानी कि एक बहुत बड़े वर्ग के लिए अगर कोई उनके लाभ के लिए कोई न्यास सृजित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है लोक न्यास, यानी कि तो उसको लोक न्यास कहते हैं। क्योंकि ये जब भाई जनता की जब बात हो रही है, यानी कि जनसाधारण की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक ट्रस्ट ही होगा। ठीक, अगला जो है यहाँ पर, विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए सृजित न्यास होगा। यानी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए सृजित न्यास क्या होगा? शून्यकरणीय होगा, शून्य होगा, या वैध होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए कि जो भी अगर कोई भी न्यास विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अगर सृजित किया जाता है, विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अगर सृजित किया जाता है तो पूरी तरीके से वह शून्य होगा। क्या होगा? वह पूरी तरीके से शून्य होगा। अब इसमें दोस्तों ये जो है विधिपूर्ण प्रयोजन आखिर क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको जो भारतीय न्यास अधिनियम इसकी धारा 4 में बताया गया है, और साथ ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 में भी बताया गया है कि विधिपूर्ण प्रयोजन क्या होता है।
ठीक। अब आगे और जान लीजिए कि अचल संपत्ति का न्यास सृष्ट किया जाता है। तो अचल संपत्ति का न्यास कैसे सृष्ट किया जाता है? इच्छा पत्र द्वारा, आशय की घोषणा द्वारा, रजिस्ट्रीकृत निर्वसीयत लिखत द्वारा। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है आपका विकल्प डी सही है, यानी इच्छा पत्र द्वारा और रजिस्ट्रीकृत निर्वसीयत लिखत द्वारा, यानी ए और सी। एक चीज़ और जान लीजिए इसमें कि इसमें जो होता है न्यासकर्ता और न्यासी, न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है न्यासकर्ता और न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित, ठीक है, लेखबद्ध, और इसमें दिया है रजिस्ट्रीकृत निर्वसीयत लिखत द्वारा। ठीक है, तो लेखबद्ध भी होगा और क्या होगा, न्यासकर्ता और या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित भी होगा। यह प्रावधान किया गया कहाँ? न्यास अधिनियम की धारा जो है 5 में यह प्रावधान किया गया है कि स्थावर संपत्ति का न्यास कैसे होगा। उसी में जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है। स्थावर यानी चल संपत्ति, दोनों को एक ही कहते हैं, इंग्लिश दोनों का एक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन हिंदी अलग अलग हो जाती है। अचल संपत्ति और स्थावर संपत्ति भी कहा जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। इसी तरीके से जंगम संपत्ति और चल संपत्ति एक ही है, दोनों की इंग्लिश मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जंगम संपत्ति का न्यास सृजित किया जाता है। अब इसमें उसी सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है, यानी सेक्शन 5 में इसके बारे में बताया गया है कि जंगम संपत्ति का न्यास सृजित किया जाता है कैसे? संपत्ति का स्वामित्व न्यासी को अंतरित करके, संपत्ति का जो स्वामित्व है न्यासी को अंतरित करके, इच्छा पत्र द्वारा, रजिस्ट्रीकृत निर्वसीयत लिखत द्वारा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों सभी विकल्प सही हैं, यानी कि इतने प्रकार से किया। स्वामित्व का, संपत्ति में स्वामित्व का न्यासी को अंतरित कर दिया जाता है इसमें, ठीक है, और इसे इच्छा पत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है, रजिस्ट्रीकृत निर्वसीयत लिखत द्वारा भी किया जा सकता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो चल संपत्ति की जो न्यास की जाती है वह जो है अचल संपत्ति के न्यास के तरीके तो किया जा सकता है, यानी कि न्यासकर्ता या न्यासी द्वारा हस्ताक्षरित लेखबद्ध रजिस्ट्रीकृत निर्वसीयत लिखत द्वारा, ठीक है, या न्यासकर्ता की या न्यासी की बिल द्वारा, यानी इच्छा पत्र द्वारा, ठीक है, घोषित किया जाता है। और इसमें जो है चल संपत्ति में एक चीज़ ये डिफरेंट है कि या तो उस माध्यम से किया जा सकता है या संपत्ति का स्वामित्व न्यासी को अंतरित करके भी किया जाता है। यह उससे अलग यही चीज़ सिर्फ है, और ऊपर की जो चीज़ें हैं वो सेम द्वारा भी चल संपत्ति का भी न्यास किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सभी सही है। आगे, न्यासी जो है न्यास संपत्ति का प्रतिग्रहित करने के लिए आबद्ध है। न्यासी जो है न्यास संपत्ति को प्रतिग्रहित करने के लिए आबद्ध है। तो आबद्ध है या कि नहीं आबद्ध है? तो इसमें पूछा कि हाँ, नहीं, हिताधिकारी के विकल्प और उद्देश्यों के अंतर्गत। तो यहाँ पर दोस्तों वह आबद्ध नहीं है, वह चाहे तो इनकार भी कर सकता है। अगर न्यासी चाहे तो न्यास संपत्ति का प्रतिग्रहण करने से इनकार भी कर सकता है, आबद्ध नहीं है। आपका विकल्प यानी बी सही है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें आपको ये देखना कि कौन किससे मैच करता है, और उसके बाद आपका एक कूट दिया है, इसमें से आपको ये टिक मारना है कि कौन सा सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो ये है कि जंगम संपत्ति का न्यास, ठीक। अब जंगम संपत्ति का न्यास हमने बताया कि चल संपत्ति और जंगम संपत्ति दोनों एक है। अब उसमें अचल संपत्ति यानी स्थावर संपत्ति एक ही सेक्शन में धारा 5 में बताया गया है दोनों के बारे में, इसको न्यास कैसे किया जाता है इसका। तो यहाँ पर इसका आपका विकल्प हो गया, ये आपका सही है, ठीक। अब उसके बाद देख लीजिए आप सेक्शन जो आता है आपका है सेक्शन 8, ठीक। अब इसमें जो आपका विकल्प जो है सही है, विकल्प 10 का है आपका बी विकल्प सही है। अब बी के हिसाब से आप मिला लीजिए, यानी कि ए का जो है आपका हिताधिकारी की परिभाषा 4 में दी गई, 3 में दी गई है, ठीक। और उसका जंगम संपत्ति का इसका हमने बता दिया आपको। न्यास का विषय जो है, न्यास का विषय सी का 1 यानी कि 8 में दिया गया है। और उसके बाद न्यास से इनकार ये धारा 10 में दिया गया है, ठीक। यानी कि कोई भी न्यास से इनकार कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी के फेवर में किया गया है तो बाध्य नहीं है कि उसको एक्सेप्ट ही करे, और उसको डिनाई भी कर सकता है। तो इसके हिसाब से आपका ये जो हो गया विकल्प आपका बी सही है। आगे, कौन न्यासी हो सकता है? संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, संपत्ति धारण करने के लिए सक्षम व्यक्ति, विधि द्वारा निर्धारित अर्हता वाला व्यक्ति, उपर्युक्त सभी।
तो इसमें जो है आपका 11 में आपका विकल्प जो है दोस्तों, आपका विकल्प बी सही है। आपका विकल्प जो है बी इसमें सही है। संपत्ति धारण करने के लिए सक्षम व्यक्ति, संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति, तो इसमें आपका विकल्प दोस्तों हमने बताया, आपका विकल्प जो है इसमें आपका संपत्ति धारण करने के लिए सक्षम व्यक्ति न्यासी हो सकता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 12, क्या एक अवयस्क न्यासी हो सकता है? तो इसका आंसर है कि हाँ, एक अवयस्क भी न्यासी हो सकता है। ठीक, अब आगे जो आपका प्रश्न है, अवयस्क न्यासी बनने के लिए कब अनर्ह है, यानी कि कब वह न्यासी बनने के लिए अनर्ह है। इसका आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो जहाँ न्यास के संचालन के लिए स्वविवेक का प्रयोग होना हो, अवयस्क अनर्ह नहीं है। इसका आंसर जो है दोस्तों आपका विकल्प है ए सही है। जहाँ न्यास के संचालन के लिए स्वविवेक का प्रयोग होना हो, वहाँ पर दोस्तों या उसके लिए अनर्ह हो, यानी कि डिस्क्वालीफाई ये हो सकता है, यानी कि अयोग्य हो सकता है। ठीक है, जहाँ विवेक का, तो चाहे जो न्यास का जो सृजन कर रहा है वह चाहे तो इसके फेवर में न्यास का सृजन ना करे। जहाँ न्यास के संचालन स्वविवेक का प्रयोग होना हो, वहाँ अवयस्क न्यासी बनने के लिए वहाँ उसको न्यासी वह चाहे तो नहीं भी बना सकता है। अगला है न्यासी का पद रिक्त होना। तो न्यासी का पद कब रिक्त होता है? मृत्यु से, उन्मोचन से, ए एवं बी दोनों। तो इसमें दोस्तों न्यासी का जो पद है यह दोनों तरीके से रिक्त हो सकता है, उसकी मृत्यु से या उन्मोचन से। आगे न्यासी का उन्मोचन हो सकेगा, तो कैसे हो सकेगा? न्यासी द्वारा हिताधिकारी को संसूचित करके आरंभिक अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय द्वारा। तो इसमें आपका जो विकल्प है वह है विकल्प आपका सी, आरंभिक अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय द्वारा न्यासी का उन्मोचन किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा न्यासी नियुक्त किया जाएगा। हिताधिकारी द्वारा आवेदन देने पर रिक्त या निरर्हता की स्थिति हिताधिकारी ने आवेदन किया हो, न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता न्यासकर्ता के आवेदन पर। तो इसमें सही विकल्प जो है आपका सही विकल्प है विकल्प बी, रिक्त या निरर्हता की स्थिति में हिताधिकारी ने आवेदन किया हो, ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है न्यासी को नियुक्त कर सकता है। आगे जो प्रश्न है आपका, न्यास संभंग की स्थिति में न्यासी दायित्वाधीन नहीं होगा जब, विकल्प है हिताधिकारी ने करार द्वारा उत्प्रेरित किया हो, हिताधिकारी भंग से सहमत हुआ हो। तो इसमें जो है विकल्प आपका दोस्तों दोनों सही है, ए और बी, यानी कि न्यास भंग की स्थिति में न्यासी जो है दायित्वाधीन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हिताधिकारी ने करार द्वारा उत्प्रेरित किया हो, हिताधिकारी भंग से सहमत हुआ हो। इसमें विकल्प आपका दोनों सही है। आगे न्यासी युक्त संव्यवहार से हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए कर सकता है, तो इसके लिए क्या कर सकता है वह? तो इसमें विकल्प मुजरा नहीं कर सकता वह, विकल्प जो है इसमें मुजरा नहीं कर सकता है। आगे दोस्तों आपका 19 नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो ये जो दोस्तों आपका जो दिया है ये कि किस उसमें दिया है, सेक्शन में दिया है कि मुजरा नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको देखना होगा न्यास अधिनियम की धारा जो है आपको 24, उसमें बताया गया है कि न्यासी जो है कोई मुजरा अज्ञात नहीं है, न्यासी वह कोई मुजरा नहीं कर सकता है। मुजरा मतलब सेटअप। न्यासी अपने पद पूर्ववर्ती के कार्यों और व्यतिक्रमों के लिए दायी होता है। न्यासी अपने पद पूर्ववर्ती के कार्यों और व्यतिक्रमों के लिए दायी होता है। दायी नहीं होता है जब न्यासी किसी अन्य का उत्तरवर्ती होता है। तीसरा है विकल्प इसमें, जब हिताधिकारी से संविदा करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों कौन सा विकल्प सही है? तो 19 का विकल्प जो है बी आपका इसमें सही है, यानी जब न्यासी किसी अन्य का उत्तरवर्ती होता है तब वह अपने पूर्ववर्ती जो कार्यों के लिए न्यासी अपने पद पूर्ववर्ती के कार्यों और व्यतिक्रम के लिए दायी होता है। कब? जब न्यासी किसी अन्य का उत्तरवर्ती होता है। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी सुमेलित करना है। तो इसमें जो है आपका न्यासी से अपेक्षित सावधानी, न्यासी का निष्पक्ष रहना, मोचनीय स्टॉक को खरीदना, न्यास भंग पर न्यासी के दायित्व। तो इसमें जो है आपका जो है कौन सा विकल्प सही है? तो 20 में आपका विकल्प ए सही है, आप उसके हिसाब से मिलान कर लीजिए।
यानी ए का जो है आपका ए का जो है ए का आपका 3 सही है, यानी कि 89 से अपेक्षित सावधानी। और उसके बाद बी का आपका ए सही है, 89 का निष्पक्ष रहना, धारा 17। उसके बाद सी का आपका 4 सही है, 20 का मोचनी स्टॉक को खरीदना। और आपका न्यास भंग पर न्यासी के दायित्व, ये आपका विकल्प सही है, आपका ये 2 वाला सही, यानी सेक्शन 23। तो इसके हिसाब से आपका जो विकल्प हमने बताया, विकल्प आपका ए सही है, उसके हिसाब से हमने आपको मिलाकर बता दिया। एक न्यासी न्यास संपत्ति को अनुचित रूप से परादेय रहने देता है और परिणाम स्वरूप वह संपत्ति मारी जाती है। मारी गई संपत्ति की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व न्यासी पर है। ऐसी प्रतिपूर्ति करने का दायित्व न्यासी पर नहीं है अगर न्यासी ने प्रतिपूर्ति के लिए हिताधिकारी से संविदा की हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प जो आपका सही है वो है ए, मारी गई संपत्ति की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व न्यासी पर है। न्यास भंग पर किसी तीसरे व्यक्ति ने कोई अभिलाभ प्राप्त किया है, विकल्प है ऐसे अभिलाभ न्यासी उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है। यदि न्यासी करार का दोषी नहीं है तो तीसरे व्यक्ति से अभिलाभ प्राप्त कर सकता है। न्यासी ऐसे अभिलाभ की प्रतिपूर्ति तीसरे व्यक्ति से नहीं कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो है विकल्प आपका विकल्प बी सही है। यदि न्यासी करार का दोषी नहीं है तो तीसरे व्यक्ति से अभिलाभ प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, राय, मंत्रणा या निर्देश किस प्रश्न के संबंध में न्यायालय से याचिका द्वारा न्यासी प्राप्त कर सकता है। किसी प्रश्न के संबंध में, न्यास भंग के प्रश्न पर, न्यास संपत्ति के प्रबंध या प्रशासन से संबंधित प्रश्न पर, हिताधिकारी के अंश के निर्धारण के प्रश्न पर। तो इसमें आपका विकल्प जो है आपका विकल्प सही है सी, न्यास संपत्ति के प्रबंध या प्रशासन से संबंधित प्रश्न पर क्या है, ये उस न्यायालय से याचिका द्वारा न्यासी प्राप्त कर सकता है, राय, मंत्रणा या निर्देश। ठीक, जब न्यासी के उसके उस हैसियत में कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं तब वह अधिकृत है। किसके लिए अधिकृत है? लेखाओं की जांच तथा उसका परिशोधन कराने के लिए, न्यास का भंग कराने के लिए, न्यास के भंग के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर जो है आंसर सही है ए, लेखाओं की जांच तथा उसका परिशोधन कराने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, न्यासी अवयस्क हिताधिकारी के लिए संपत्ति न्यास में धारित करता है, वहाँ जो है विकल्प न्यास संपत्ति की आय में से अवयस्क के संरक्षक को व्यय का भुगतान करेगा, अवयस्क के संरक्षक का भुगतान नहीं करेगा, अवयस्क को सीधे उसके अंश की आय का भुगतान करेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो है आपका विकल्प ए सही है, न्यास संपत्ति की आय में से अवयस्क के संरक्षक को व्यय भुगतान करेगा। यानी कि न्यासी जो है अवयस्क हिताधिकारी के लिए संपत्ति न्यास में अगर धारित करता, वहाँ न्यास संपत्ति के आय में से अवयस्क के संरक्षक को व्यय का भुगतान करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, इसको भी सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अप्राप्त व्यय का भरण पोषण, दावों का शमन करने की शक्ति, हक विलेख का अधिकार, लेखाओं के पर निर्धारण का अधिकार। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि आपका विकल्प जो है इसमें ए सही है, आपका विकल्प ए सही है, इसके हिसाब से आपको मिलान करना है। तो आपका ए का दिया है अप्राप्त व्यय का भरण पोषण, यानी ए का 4 दिया है, सेक्शन 41। ठीक, उसके बाद बी का दिया है 1 दिया है, दावों का शमन करने की शक्ति यानी 43, हक विलेख का अधिकार यानी आपका सी का जो दिया है वो दिया है 2 यानी सेक्शन 31। और फिर इसका जो हो जाएगा आपका लेखाओं के पर निर्धारण का अधिकार, सेक्शन 35। आपका विकल्प ये सही है। आगे, कई न्यासियों में से एक मर जाए तो शेष न्यासी न्यास संपत्ति से बरतने का प्राधिकार रखते हैं। न्यास की लिखत के निबंधनों के अधीन न्यास संपत्ति से कोई बर्ताव नहीं कर सकते हैं, एवं भी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही विकल्प है वो है आपका न्यास की लिखत के संबंध निबंधनों के अध्ययन जो है आपका ये विकल्प सही है। यानी कई न्यासियों में से एक मर जाए तो शेष न्यासी न्यास संपत्ति से बरतने का प्राधिकार रखते हैं, न्यास की लिखत के निबंधनों के अध्ययन। आगे है 28, न्यासी अपने पद को छोड़ सकता है। कैसे छोड़ सकता है वह? आरंभिक अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से, हिताधिकारी की सम्मति से, जब संविदा करने के लिए सक्षम हो, न्यास की लिखत में की किसी विशेष शक्ति के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका विकल्प सही, आरंभिक अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से। अगला है, न्यासी अपनी शक्तियों, पद और कर्तव्य को प्रत्यायोजित कर सकता है। सहन्यासधारी को किसी पर व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका विकल्प जो है सी, प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है।
क्या नहीं कर सकता, या न्यासी प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। इसको दिया है सेक्शन 47 में, यह दिया गया है न्यास अधिनियम की। न्यासी की वैभविक शक्तियों पर नियंत्रण करने का अधिकार हिताधिकारी को आरंभिक अधिकारिता वाले प्रावधान सिविल न्यायालय को न्यासकर्ता को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको ऐसा करने का अधिकार है? आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को। अगला है न्यासी को न्यास के निष्पादन में अपने परिश्रम और कौशल तथा समय की हानि के लिए पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। तो यह जो हमने आपको बताया, यह जो दिया था, यह 49 में, सेक्शन 49 में प्रावधान किया गया है। आगे है न्यासी को न्यास के निष्पादन अपने परिश्रम और कौशल तथा समय की हानि के लिए पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? हाँ, नहीं, न्यास के लिखित में अभिव्यक्त निर्देशों के अधीन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है दोस्तों आपका सही आंसर है, न्यास की लिखित में अभिव्यक्त निर्देशों के अधीन जो है पारिश्रमिक पाने का अधिकार उसको है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका न्यासी रहना हाल ही में समाप्त हुआ हो, न्यास संपत्ति या उसका कोई भाग खरीद सकता है। विकल्प है हाँ, हिताधिकारी की अनुज्ञा से, न्यासकर्ता की अनुज्ञा से और आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका विकल्प डी, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की अनुज्ञा से वह ऐसा कर सकता है। अगला है आपका प्रश्न 33, हिताधिकारी को अधिकार है न्यास संपत्ति का भाटक और लाभ पाने, वार्षिकी पाने का, ए एवं बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है न्यास संपत्ति का भाटक और लाभ पाने का हिताधिकारी को अधिकार है। हिताधिकारी न्यास संपत्ति का विनिर्दिष्ट या निष्पादन किस सीमा तक करा सकता है? पहला विकल्प है न्यासकर्ता के आशय का अपने हित के विस्तार तक विनिर्दिष्टतया निष्पादन नहीं करा सकता, अपने हित या अंश के लिए विनिर्दिष्टतया निष्पादन करा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर जो है, आंसर है ए, न्यासकर्ता के आशय का अपने हित के विस्तार तक। हिताधिकारी अपने हित का अंतरण कर सकता है जब संविदा करने के लिए सक्षम हो, तत्समय प्रयुक्त विधि के अधीन परिस्थिति एवं विस्तार तक, ए एवं बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि संविदा करने के लिए अगर वह सक्षम है, हिताधिकारी अपने हित का अंतरण कर सकता है तत्समय प्रयुक्त विधि के अधीन परिस्थिति एवं विस्तार तक। अगला, हिताधिकारी न्यास के निष्पादन के लिए बात ला सकेंगे जब विकल्प है सभी न्यासी उन्मोचित कर दिए गए हैं, सभी न्यासी की मृत्यु हो गई है, सभी न्यासी दावा त्याग चुके हों या असमर्थ हो गए हों, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है आपका विकल्प डी, यानी कि सभी विकल्प सही है। यानी हिताधिकारी न्यास के निष्पादन के लिए बात ला सकेंगे जब सभी न्यासी उन्मोचित कर दिए गए हैं, सभी न्यासी की मृत्यु हो गई हो, सभी न्यासी दावा त्याग चुके हों या असमर्थ हो गए हों। विकल्प सभी सही है, सभी परिस्थितियों में बात ला सकता है। अगला है जब न्यास के प्रशासन में धन की प्राप्ति और अभिरक्षा अंतर्बलित है तब न्यासियों की संख्या अपेक्षित है। कौन सा विकल्प है? 1, कम से कम 2, कोई संख्या अपेक्षित नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आपका विकल्प बी सही है, कम से कम 2 होने चाहिए। जब न्यास के प्रशासन में धन की प्राप्ति और अभिरक्षा अंतर्बलित है तब न्यासियों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। जहाँ न्यासी न्यास संपत्ति को अपनी संपत्ति में सदोष मिला लेता है वहाँ हिताधिकारी को अधिकार है कि शोध रकम का भार जो है विकल्प अपनी न्यास निधि पर डाले, संपूर्ण निधि पर डाले, न्यासी के व्यक्तिगत हित पर, उपयुक्त सभी। इसमें जो आपका विकल्प है वो है विकल्प आपका संपूर्ण निधि पर वह डाले। ठीक, जहाँ न्यासी न्यास संपत्ति को अपनी संपत्ति में सदोष मिला लेता है वहाँ हिताधिकारी को अधिकार है कि शोध रकम का भार संपूर्ण निधि पर वह डाले। अगला है आपका न्यासी का पद रिक्त हो जाता है कब? न्यासी की मृत्यु से, पद के उन्मोचन से। आपका इसमें जो है विकल्प सी सही है, दोनों परिस्थितियों में न्यासी का पद रिक्त हो जाता है। अगला जो है न्यास के उन्मोचन के लिए अर्जी दी जाएगी, किसकी दी जाएगी? जिला न्यायालय में, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, उपरोक्त में से किसी एक न्यायालय में। इसमें ऑप्शन आपका जो सही है बी है, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में। अगला प्रश्न है आपका 41, हिताधिकारी आरंभिक प्रधान सिविल न्यायालय में नए न्यासी की नियुक्ति के लिए अर्जी दे सकता है जब न्यासी निष्कासित किया गया हो, जब धारा 73 के अधीन नया न्यासी नियुक्त करना असाध्य हो जाए, एकमात्र न्यासी की मृत्यु हो गई हो और न्यास विखंडित ना हुआ हो, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है आपका विकल्प बी सही है, यानी कि जब धारा 73 के अधीन नया न्यासी नियुक्त करना असाध्य हो जाए तब जो है हिताधिकारी आरंभिक सिविल
आरंभिक प्रधान सिविल अधिकारिता सिविल न्यायालय में नए न्यासी की नियुक्ति के लिए अर्जी दे सकता है। न्यास जो है न्यासकर्ता द्वारा प्रतिसंग्रहण किए जाने पर जो बात न्यासी द्वारा सम्यक रूप से की जा चुकी है, विकल्प है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, न्यास की लिखत के अधीन प्रभाव पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, इच्छा पत्र द्वारा सृजित न्यास विखंडित किया जा सकता है। विकल्प है, न्यासकर्ता की इच्छा पर न्यास लिखत में न्यासकर्ता ने विखंडन की शक्ति अभिव्यक्त रूप से सुरक्षित की हो, हिताधिकारियों की सम्मति से न्यासकर्ता द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है आपका विकल्प बी सही है। न्यास लिखत में न्यासकर्ता ने विखंडन की शक्ति अभिव्यक्त रूप से सुरक्षित की हो, ठीक है, ऐसी दशा में इच्छा पत्र द्वारा सृजित न्यास विखंडित किया जा सकता है, अन्यथा सृजित न्यास विखंडित किया जा सकता है। तो इसमें जो दोस्तों है अन्यथा सृजित न्यास विखंडित किया जा सकता है। विकल्प है, न्यासकर्ता द्वारा समस्त हिताधिकारियों की अनुमति या सम्मति से, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका 44 का विकल्प बी सही है, यानी समस्त हिताधिकारियों की अनुमति या सम्मति से। अगला प्रश्न, न्यास सृष्ट किया जा सकता है देश में स्थित स्थावर संपत्ति के लिए, विदेश में स्थित स्थावर संपत्ति के लिए, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो विकल्प है वो है विकल्प सी सही है, यानी कि देश में स्थित स्थावर संपत्ति के लिए, विदेश में स्थित स्थावर संपत्ति के लिए न्यास का सृजन किया जा सकता है। अगला है, न्यासकर्ता के ऋणों को चुकाने के लिए किया गया और लेनदारों को सूचित न किया गया, वहाँ न्यास का विखंडन हो सकेगा। विकल्प, लेनदारों को सूचित करके न्यासकर्ता के प्रसादानुसार विखंडित नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो विकल्प है विकल्प बी सही है, न्यासकर्ता के प्रसादानुसार उसका विखंडन किया जा सकता है। अगला जो है आपका क्वेश्चन, न्यास के अंतर्गत न्यास संपत्ति कब न्यासी को अंतरित नहीं की जाएगी। विकल्प है, जब न्यास बिल द्वारा घोषित हो, जब न्यासकर्ता स्वयं न्यासी हो, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 47 का जो आपका आंसर है वो है आपका विकल्प सी सही है। विधि की प्रक्रिया द्वारा न्यास सृष्ट किया गया न्यास कहलाता है। विधि की प्रक्रिया द्वारा न्यास सृष्ट किया गया न्यास कहलाता है उपलक्षित न्यास यानी इम्प्लाइड ट्रस्ट, अन्वयाश्रित न्यास यानी कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, एक्सप्रेस ट्रस्ट यानी अभिव्यक्त न्यास। ए एवं बी इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से जो विकल्प सही है वो है आपका डी सही है, यानी कि उपलक्षित न्यास कहलाता है। विधि की प्रक्रिया द्वारा न्यास सृष्ट किया गया तब न्यास कहलाता है उपलक्षित न्यास, और अन्वयाश्रित न्यास यानी इम्प्लाइड ट्रस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट कहलाता है, यानी ये आपका विकल्प डी सही है। ठीक, अभिव्यक्त न्यास की घोषणा की जाती है न्यायालय द्वारा, न्यासकर्ता द्वारा, हिताधिकारियों की सम्मति से, किसी व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो है आपका विकल्प बी सही है, न्यासकर्ता द्वारा। अभिव्यक्त न्यास की घोषणा कौन करता है? न्यासकर्ता करता है। अगला है, न्यासी के अभाव में न्यास असफल हो जाएगा। इसमें आपका विकल्प हाँ, नहीं, हिताधिकारियों की इच्छा पर, न्यासधारी की इच्छा पर। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है बी सही है, न्यासी के अभाव में न्यास असफल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता कि वह असफल हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको हम और एक चीज़ बता दें कि इसमें जो है दोस्तों इस अधिनियम में जो है आपका टोटल कितने अध्याय दिए गए हैं। तो इस अधिनियम में आपके लिए टोटल आपके जो अध्याय दिए गए हैं वो हैं अध्याय जो हैं वो हैं 9 दिए गए हैं, और जो धाराएं हैं, धाराएं टोटल कितनी दी गई हैं? टोटल धाराएं हैं 96 धाराएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया कि 1 मार्च को यह लागू हुआ, 1 मार्च 1882 को लागू हुआ और पारित हुआ 13 जनवरी को, पारित हुआ 13 जनवरी 1882 को। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।